बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मौलिक वबा कोरोना वायरस की। नाज़रीन, कोरोना के साए मजीद गहरे हो गए। एनसीओसी की कोरोना पाबंदियों में 15 सितंबर तक तौसी। तालीमी इदारे, जम्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजीद एक हफ्ता बंद रखने का फैसला। तमाम इंडोर और आउटडोर इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी। इत्तलाक मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के 7 अजला पर होगा। एनसीओसी ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना के वार जारी हैं। एनसीओसी की कोरोना पाबंदियों में 15 सितंबर तक तौसी। तालीमी इदारे, जम्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजीद एक हफ्ता बंद रखने का फैसला। तमाम इंडोर और आउटडोर इज्तिमात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी, जबकि इत्तलाक मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के 7 अजला में होगा। एनसीओसी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। रुक करें मियां वाली का, जहां पर लॉकडाउन की खुलेआम खिलाफ वर्जियां जारी हैं, ट्रैफिक बंदिश के बावजूद भी चल रही है। बात करेंगे अख्तर मिजाज से। अख्तर, कहिएगा क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा है लॉकडाउन को? बिल्कुल, बात की जाए अगर कोरोना वायरस की तो मियां वाली में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 16% से भी तजावज़ कर चुकी है। मियां वाली के 4 इलाका जात हैं जिनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। उसके अलावा मियां वाली के मुख्तलिफ मकामात को भी सील करने का प्लान किया जा रहा है, जिनमें कुछ बाजार भी शामिल हैं। हुकूमती फैसला के मुताबिक ट्रैफिक पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि ये ट्रैफिक की सूरत हाल है। खुलेआम जहां पे ट्रैफिक चल रही है, सवारियों को बिठाया जा रहा है, इनको रोकने वाला कोई नहीं। वजह कि ये जो मजदूर लोग हैं इनके लिए अपने बच्चों का पेट पालने के मामलात ज़रूर हैं, लेकिन सूरत हाल ये है वबा की कि इस वक्त मियां वाली टॉप पे पहुंच चुका है। आए रोज़ अमवात भी हो रही हैं और इतने केसेस सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से कोरोना वायरस में मजीद इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि मुख्तलिफ मकामात को सील किया जाएगा। वहां पे शहरियों की आमदोरफ्त जो है न होगी तो तब जाकर कोरोना वायरस पर काबू पाया जा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद वो चल रही है। अख्तर मिजाज, आपका शुक्रिया। दुनियापुर में शहरियों ने कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश लगा दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा याकूब ताहिर से। याकूब, कहिएगा दुनियापुर में वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तो दुनियापुर स्पेशल एजुकेशन सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर दुनियापुर के शहर के लिए और गिरदोनवा के लिए वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर जो कैंप किया गया था वो अच्छे तरीके से यहाँ पर फ़ाल है और यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन जो है बिल्कुल जो वाफर मिकदार में भी है। जैसा कि पंजाब के दूसरे शहरों से ये शिकायत आम मसूल हो रही थी कि वैक्सीन नहीं मिल रही। इस वक्त डिप्टी डीजीपी डॉक्टर वकार अहमद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद से जानते हैं कि इसके बारे में क्या कहते हैं। सर, आप बताएंगे कि तहसील दुनियापुर में अब तक कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है? इस तरह है कि तहसील दुनियापुर में इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। उसमें 1,30,000 से ज़्यादा पहली खुराक है और तकरीबन 30,000 दूसरी खुराक है। और हम तकरीबन टारगेट अचीव करने के नज़दीक हैं। जो टारगेट हमें असाइन किया गया था वो 40% ऑफ द टोटल एलिजिबल पॉपुलेशन को हमने वैक्सीनेट करना था। तो होपफुली हम 1 या 2 दिन में वो टारगेट अपना अचीव कर लेंगे। बाकी वैक्सीनेशन सेंटर्स हमारे फ़ाल हैं पूरी दुनियापुर तहसील में और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई वो काइंडली जल्दी से अपने और अपने प्यारों के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए और उनकी सेहत को महफूज करने के लिए यहाँ जल्दी तशरीफ़ लाएँ और यहाँ पे अपने आप को वैक्सीनेट करवाएँ। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं यहाँ पर गाहे बगाहे पूरी तहसील में दौरे भी कर रहा हूँ, मोबाइल टीमों को भी देख रहा हूँ। इनका कहना यही है कि जो हमारा टारगेट था वो अनकरीब इंशाअल्लाह हम पूरा कर लेंगे। और दूसरी जानब डॉक्टर साहब ने यह भी बताया है कि जो इशू यहाँ पर लोग कहते हैं कि वैक्सीन नहीं अवेलेबल है, तो वो भी यहाँ पर दुनियापुर तहसील में तो इस किस्म का कोई इशू नहीं है। जब चाहे जहाँ चाहे लोग टारगेट जल्द अचीव कर लिया जाएगा। याकूब ताहिर, आपका शुक्रिया। जुराइम की दुनिया से आपको अपडेट करें। मुल्तान में महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई करके DC ऑफिस मुल्तान के सीनियर क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे माहिर इमरान से। माहिर इमरान, कहिएगा रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया, क्लर्क के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? जी दोस्तों, बताएं कि ये जो क्लर्क था वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मुल्तान का सीनियर क्लर्क था और अरसा दराज से ही यहाँ पे अपनी पोस्ट पे तैनात था, जिससे जो है जो एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। अल्लाह दिता नामी एक जिम्मेदार है जिसने रजिस्ट्री की नकूल हासिल करने के लिए
का कहा तो उसने रिश्वत मांगी 5,000 रुपए रिश्वत पर एंटी करप्शन से रजू किया गया। एंटी करप्शन के सर्कल ऑफिसर अफजल महार हैं, उन्होंने जो ये रेड किया और उसमें मौका पर बरामदगी हुई। जो पैसे रिश्वत से ले रहा था वो भी बरामद किए गए हैं और उमर दराज नामी सीनियर हेड क्लर्क जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तैनात है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके मुकदमा दर्ज की मजीद कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जी, मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जा रही है। महर इमरान, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, कलेक्टरेट एनफोर्समेंट मुल्तान में मुतअद्दिद अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। एडिशनल कलेक्टरेट एनफोर्समेंट मुल्तान गुलाम नबी कराची का तबादला कर दिया गया, जबकि गुलाम नबी कंबो एडिशनल डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन कराची तैनात कर दिए गए हैं। कलेक्टर ऑफ कस्टम्स लाहौर शफीकुल रहमान का भी तबादला मुल्तान कर दिया गया है, जबकि शफीकुल रहमान एडिशनल कलेक्टर ट्रेड मुल्तान तैनात कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी FBI राना इरफान शौकत का इस्लामाबाद से मुल्तान तबादला। राना इरफान शौकत एडिशनल डायरेक्टर इंटेलिजेंस FBI मुल्तान तैनात कर दिए गए हैं। अहम तकर्रुर तबादले हुए हैं। कलेक्टरेट एनफोर्समेंट मुल्तान में बात करेंगे मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिन, कहिएगा, तबादले कर दिए गए? जी बिल्कुल, कस्टम कलेक्टर एनफोर्समेंट में इस वक्त मुल्तान में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं, जिसमें एडिशनल कलेक्टर एनफोर्समेंट मुल्तान गुलाम नबी कंबो का तबादला कर दिया गया है। गुलाम नबी कंबो को एडिशनल कलेक्टर एनफोर्समेंट मुल्तान में काम करते हुए 2 साल हो गए थे, जिनको अब एडिशनल डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन कराची तैनात कर दिया गया। इसी तरीके से कलेक्टर ऑफ कस्टम लाहौर शफीकुर रहमान का तबादला मुल्तान कर दिया गया है। शफीकुर रहमान एडिशनल कलेक्टर ट्रेड मुल्तान तैनात कर दिए गए हैं, वो बतौर एडिशनल कलेक्टर ट्रेड जो है वो काम करेंगे। इसी तरीके से सेक्रेटरी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राना इरफान शौकत जो कि इस्लामाबाद में तैनात थे एक अरसे से, उनको मुल्तान तैनात कर दिया गया। राना इरफान शौकत एडिशनल डायरेक्टर इंटेलिजेंस FBI मुल्तान तैनात हुए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और तमाम अफसरान को इत्तला कर दी गई है कि वो अपने अपने जगहों पर जाकर तैनाती करें और लें और उसके साथ साथ अपना काम शुरू करें। तबादलों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मोहसिनुल मुल्क, आपका शुक्रिया। बताएं, मुल्तान में जनरल पोस्ट ऑफिस के बाहर पोर्टल लाइफ इंश्योरेंस के मुलाजमीन ने मुजाहरा किया। मुजाहरा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की निजकारी और रीजनल डायरेक्टर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की सीट खत्म करने के खिलाफ किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन, मुल्तान में जनरल पोस्ट ऑफिस के बाहर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के मुलाजमीन ने मुजाहरा किया है। मुजाहरा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की निजकारी और रीजनल डायरेक्टर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की सीट खत्म करने के खिलाफ किया गया है। बात करेंगे इसी पर अली रियाज से। अली, कहिएगा, मुजाहरा किया गया? चलिए, तो मैं मौजूद हूँ मुल्तान के जनरल पोस्ट ऑफिस में और यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से जो एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई है, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है, जिसको एक तरफ जहाँ हुकूमती इकदाम के मुताबिक जो है प्राइवेट कंपनी बना देगा, ताहम सबसे अहम बात यह है कि जैसे प्राइवेट कंपनी बनाया गया तो यहाँ पर जो रीजनल डायरेक्टर की जो सीट थी, जो कि जनूबी पंजाब में वाहिद सीट थी, उसको भी वहाँ पर डायरेक्टरेट जो है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि बताया जा रहा है कि 1,60,000 के करीब जो पॉलिसी है यहाँ पर PLI से मुंसलिक है। तो क्या इनके मुतालबात हैं? हमारा पहला मुतालबा ये है कि हाल ही में अभी RD PLI की सीट को डाउनग्रेड किया गया, उसे 18 में कन्वर्ट कर दिया गया। ये जनूबी पंजाब के साथ ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है कि जनूबी पंजाब हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत जो है वो जनूबी पंजाब को इज्जत देना चाहती है, लेकिन हमारे महकमे ने यहाँ सीट जो जनूबी पंजाब के फ़ायदे में थी, यहाँ के मुलाजमीन के फ़ायदे में थी और यहाँ जो अकाउंट होल्डर थे, जो पॉलिसी होल्डर थे, उन्हें बड़ा फ़ायदा मिलता था। इस वजह से अब यहाँ फाइनेंशियल नुकसान होगा। उस सीट को रेस्टोर किया जाए और 19 की सीट को बहाल किया जाए ताकि जनूबी पंजाब में लोग जो सहूलत लेना चाहते हैं वो सहूलत उन्हें मुयस्सर आए। हमारी आला काम से ये दरख्वास्त है कि वो ये 19 की सीट जो है रीजनल डायरेक्टर की सीट फौरी बहाल करें। बड़ी पोस्ट है उसको दोबारा से बहाल की जाए। तो यहाँ पर लारे भी ये लगाए जा रहे हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के जो रीजनल डायरेक्टर की पोस्ट है, मुजाहरा किया जा रहा है। अली रियाज, आपका शुक्रिया। बात करें कंटोनमेंट इलेक्शन की तो मुल्तान में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन अपने आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुका। कंटोनमेंट इलेक्शन में चंद घंटे बाकी हैं, जबकि कंटोनमेंट के वोटर्स कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए वोट देंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने बहुत मायूस किया। मज़ीद बात करेंगे मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिन तफसीलन बताएगा।
جی ملتان میں بھی کنٹونمنٹ الیکشن میں اب کچھ روز نہیں بلکہ کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں اور اس حوالے سے زوروں سے مختلف کینڈیڈیٹس کی جو کمپین ہے وہ اس وقت جاری ہے. میرے پیچھے بھی اس وقت میں وارڈ 4 میں موجود ہوں جہاں پر تمام کینڈیڈیٹس کے بڑے بڑے پوسٹرز اور بینرز لگے ہوئے ہیں. علاقے میں ہم موجود ہیں کنٹونمنٹ کے. اس سے پہلے کیا ہوا, کس طریقے سے لوگوں نے ووٹ دیا اور کیا ایکسپیکٹیشنز پوری بھی ہوئی, تو لوگوں سے پوچھیں گے. یہاں پر کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم جی, ووٹ آنے والے ہیں, کھڑے ہو جائیں, ٹھہر جائیں. ہاں جی, ووٹ آنے والے ہیں اور الیکشن میں ووٹ دینے جا رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کیا چینج آئے گا؟ بس جی ہم تو تبدیلی چاہتے ہیں جی, عزت گجان چھڑواؤ ہماری. پہلے بھی تو تبدیلی نہ وہ تبدیلی کہاں تھی, ہمیں پرانا پاکستان صحیح ہے ہمارے لیے, جو ہر چیز صحیح مل رہی تھی, کاروبار کھلے ہوئے تھے. یہ تو جب سے آیا تھے ہماری جان چھڑواؤ. ووٹ سے چینج آئے گا سمجھتے ہیں؟ ہم بورڈ میں چینجنگ آئے گی انشاءاللہ, انشاءاللہ آئے گی. ہمارا خرگوش آئے گا. ٹھیک ہے, کیا کیا چاہتے ہیں اس وقت؟ بس کیا چاہتے ہیں, مہنگائی کم کروائیں اور کیا چاہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں جی, دیں گے ووٹ, دیں گے ووٹ دے گے انشاءاللہ, دے گے جی کو دے دے. امید سے دیں گے جی, مہنگائی سستی ہو اور کیا ہوگی. ٹھیک ہے جی. مہنگائی اور خاص طور پہ بے روزگاری کے حوالے سے اس وقت اہم ایشو ہے اور کنٹونمنٹ کے الیکشن میں بھی عوام جو ووٹ دے رہے ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ موسم ملک آپ کا شکریہ. ناظرین, بہاولپور میں بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کی مہم آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں محمود ظہیر. اس وقت ہم موجود ہیں بہاولپور کے کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ کے الیکشن جو ہو رہے ہیں اس میں وارڈ نمبر 1 کی کمپین جاری ہے ریحان بن جاوید صاحب کی جانب سے, جو کہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وارڈ نمبر 1 میں. آپ اب تو 1-2 دن رہ گئے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے؟ جی بلکہ آج رات 12 بجے کے بعد جو ہے وہ کمپین اس طرح سے مطلب ہے کہ کوئی جلد سے یا اس طرح سے نہیں ہوگی. تو ابھی آخری دن میں جی یہی ہے کہ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, ریمائنڈر دے رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مہربانی کریں گے. اور انشاءاللہ جی بہت بہتر حالات ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ مطلب جو سپورٹر ہیں, ووٹر ہیں, وہ بہت جذبے میں ہیں اور انشاءاللہ 12 تاریخ اللہ پاک کرم کرے گا, ہم کامیاب ہوں گے. سپورٹر اور ووٹر سے بھی جانتے ہیں نا, کیا یہ رسمی آپ لوگ لے کر کہہ دیتے ہیں اور ووٹ اپنی مرضی سے ڈالیں گے یا ریحان بن جاوید کے لیے ڈیووٹڈ ہے؟ نہ جی نہ, ریحان بھائی کے سپورٹر ہیں ہم, ریحان بھائی کو ووٹ دینا ہے ہم نے. اچھا, ہم نے تو ان کے نام کا وہ بھی لگایا ہوا ہے, بینر بھی لگایا ہوا ہے, اور ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان کی جیت کے حوالے سے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیت انشاءاللہ ریحان بھائی جیتیں گے. ریحان بھائی نے کام کیا ہے, سڑکیں بنائی ہیں, ٹاپ ٹیلر لگوائی ہیں, انہوں نے فلٹر پلانٹ لگوایا, کیا کہ ان کو گلیوں میں کام ہوا ہے, لوگوں کی گلیاں بنوائی ہیں. ایک ٹیلی فون کرو بھاگے آتے ہیں ریحان بھائی کہ جی حکم کرو کیا کام ہے, میں آپ کا کام کرتا ہوں. کبھی ایسا کہتے ہیں کہ ان کے کام جیتیں گے, ان کے کام بولیں گے. ہاں جی, ان کے کام بولیں گے, نظر بھی آئیں گے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی لوگ جو سپورٹرز ہیں ان کا کہنا ہے. جی آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے؟ سر ہم تو ریحان بھی کے ساتھ کھڑے ہیں, بالکل شانہ بشانہ. کوئی کام ہو فوراً حاضر ہوتے ہیں ہمارے پاس, کسی قسم کے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور انشاءاللہ آگے بھی یہ ایسے رہیں گے, جیتیں گے تو آگے پھر ہمارے لیے. 12 ستمبر کو بلہ چلے گا سر, امید تو ہمیں پوری ہے, باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. 12 ستمبر کو بلہ چلے گا جی. عوام کا کہنا ہے کہ ہمارے بہت زیادہ کام آتے ہیں, فوراً متحرک رہتے ہیں. وارڈ نمبر 1 میں ہم لوگ اپنی یقین دہانی دلواتے ہیں کہ جیت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ریحان جاوید کی ہوگی. جی ٹھیک ہے محمود ظہیر, آپ کا شکریہ. تعلیمی میدان سے خبر دیں آپ کو. ملتان میں تعلیمی بورڈ نے امتحانات کے نتائج کی تاریخ کا اعلان کر دیا. چیئرمین بورڈ حافظ محمد قاسم نے کہا کہ بی بی سی کی مینٹیننگ میں نتائج کی تاریخ کا فیصلہ کیا گیا ہے. بات کریں گے مزید الشبہ سے, الشبہ تفصیلاً بتائے گا. جی بالکل, میٹرک اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات کے نتائج کی جو حتمی ڈیٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کر لی گئی ہے. اس وقت میرے ساتھ چیئرمین بورڈ حافظ محمد قاسم موجود ہے. ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کب تک نتائج آئیں گے, کیونکہ نتائج آنے کے بعد بچوں نے انٹری ٹیسٹ بھی دینے اور داخلے بھی ہونے ہیں, تو والدین اور بچے دونوں ہی پریشان ہیں, اس کشمکش میں ہیں کب تک ریزلٹس آئیں گے. تو سر کب تک ریزلٹس آئیں گے؟ ہمارا امتحان جو ہے وہ خیر خوبی سے ختم ہو گیا ہے. اب پی بی سی کی کمیٹی کے مطابق 30 ستمبر کو ایف ایس سی کا رزلٹ آئے گا اور انشاءاللہ 16 اکتوبر کو میٹرک کا رزلٹ جو ہے وہ آ جائے گا. جی بالکل, 30 ستمبر کو جو ہے ایف ایس سی کا یعنی 12ویں جماعت کا جو ہے رزلٹ آئے گا, اور 16 اکتوبر کو میٹرک کے بچوں کا نتائج جو ہے ملتان بورڈ کی جانب سے اناؤنس کر دیا جائے گا. آپ کا شکریہ. ناظرین ابھی آپ کو بتائیں, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو 2 روزہ دورے پر رحیم یار خان میں ہیں. ان کی آج کی مصروفیات بارے جانتے ہیں بیورو چیف عاصم صدیق سے. عاصم بتائے گا.
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو رحیم یار خان کا دورہ کر رہے ہیں. آج دوسرا روز اور آج دوسرے روز بھی بھرپور مصروفیت کے ساتھ ان کا دن گزرا ہے. ورکرز کنونشن سے بھی خطاب کریں گے اور مختلف جگہوں کا دورہ بھی کر رہے ہیں. میاں احمد شہباز جو ورکرز کنونشن کے میزبان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد شہباز صاحب، آج کا دورہ بڑا اہم ہے ان کا 2 دن، اور رحیم یار خان میں بڑے 2008 کے بعد مرکزی قیادت آ رہی ہے اور مرکزی قیادت پہلی مرتبہ غریب جو ورکرز ہیں، جیالے ہیں، ان کے پاس پہنچ رہی ہے جو گراس روٹ لیول پر ہمیشہ پیپلز پارٹی کو مضبوط کرتے ہیں. وہ جو وفات ہو گئے ان سے بھی لواحقین سے افسوس کیا جائے گا، ان سے ملاقاتیں کی جائیں گی. اس دورے کو کیسے سمجھتے ہیں، کتنا فروٹفل ہے اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمارا پورے رحیم یار خان کے جو جیالے بڑے خوش ہیں، اور جہاں تک ہے گراس روٹ لیول کی بات، تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں ہی کی جماعت ہے، کسانوں کی جماعت ہے، عام آدمی کی جماعت ہے. یہ تو ہمیشہ اپنے ورکرز کے پاس پہنچے ہیں، ان کے قائدین ورکرز کا خیال رکھا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ رحیم یار خان میں ڈسٹرکٹ میں 2 دن کا قیام ہے اور 2 ورکر کنونشن سے انہوں نے خطاب کرنا ہے. ایک سے کر چکے ہیں، ایک سے آج کر رہے ہیں. اور جو ہمارے جیالے جو دنیا سے جا چکے تھے، آج ان کے لواحقین سے وہ ان کا افسوس بھی کریں گے، فاتحہ کریں گے، اور اسی طرح وہ اپنے تمام پرانے ورکرز کے گھروں میں جا رہے ہیں اور آخر میں یہاں تشریف لائیں گے اور کارکنوں سے خطاب کریں گے. یہ دورہ آپ کے کم سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کس طرح اہمیت کا حامل ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ محترمہ کے بعد جو لیڈرشپ ہے وہ پہلی دفعہ تحصیل رحیم یار خان میں تشریف لا رہی ہے تقریباً 13 سال کے بعد. اور جیالے جو ہیں وہ اپنے قائد کو دیکھنے کے لیے، چیئرمین کو دیکھنے کے لیے، بی بی کے لال کو دیکھنے کے لیے، بھٹو کے نواسے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دورے کے بعد رحیم یار خان لاڑکانے کی صورت اختیار کر جائے گا. بالکل رحیم یار خان لاڑکانے کی صورت اختیار کر جائے گا، کیا جا رہا ہے. اس کے جیالوں کا جوش بھی یہی بتا رہا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے. جی ٹھیک ہے عاصم صدیق، آپ کا شکریہ. رخ کریں لیا کا، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کل کروڑ کا دورہ کریں گے. بلاول بھٹو کے دورے کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. ریلوے گراؤنڈ میں جلسہ گاہ کے انتظامات کو ختمی شکل دے دی گئی، جبکہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل جنوبی پنجاب ملک رمضان، ڈویژنل صدر آصف دستی نے جلسے گاہ کا وزٹ بھی کیا ہے. مزید بات کرتے ہیں زاہد سرفراز سے، زاہد بتائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کل لیا کروڑ لالیسن کا وزٹ کریں. وزٹ کے دوران یہاں پر جو ہے ورکر کنونشن سے خطاب کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر بات کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نئے شامل ہونے والے رہنما ہیں، جن میں سابق وفاقی وزیر سردار بہادر احمد سیڑ اور دیگر رہنما جو ہے اس موقع پر شریک ہوں گے. اس وجہ سے اگر بات کی تو یہاں پر آج جو ہے پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ملک رمضان جٹ بھلر، اس ساتھ ساتھ ڈویژنل صدر اور اس سے ڈویژنل جنرل سیکرٹری ملک ریاض سامٹیا نے بھی یہاں پر جو جلسہ گراؤنڈ اس کا وزٹ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا. ملک رمضان بھلر سب سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب، کیسے انتظامات دیکھے آپ نے؟ انشاءاللہ سر انتظامات ہمارے تقریباً 80% کمپلیٹ ہیں، باقی رات کو ہو جائیں گے اور تقریباً 30 سے 35 ہزار لوگوں کی شمولیت انشاءاللہ متوقع ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اور انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب باراستہ چوک اعظم آئیں گے. چوک اعظم میں بھی ان کا استقبال ہوگا، فتح پور میں بھی استقبال ہوگا، اور یہاں سے 1 کلومیٹر پہلے سردار سجاد خان کا استقبال ہوگا، اور پھر گراؤنڈ میں تشریف لائیں گے چیئرمین صاحب اور خطاب کریں گے. اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہی کہ لیا میں الحمد رب العالمین پہلے بھی تاریخی جلسہ ہوا ہے، یہ بھی انشاءاللہ جنوبی پنجاب کا تاریخی جلسہ ہوگا. جی وہ تاریخی جلسہ ہوگا. بہادر خان صاحب، آپ کیا کہیں گے، کل شامل ہونے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی میں؟ اصل میں جی پیپلز پارٹی ہمارا گھر ہے. کوئی تھوڑی ناراضگی ہو گئی تھی پیپلز پارٹی سے، جس کی وجہ سے جذباتی ہو کے ہم باہر آ گئے تھے. اب پیپلز پارٹی کے بغیر ہم سیاست میں سفوکیشن محسوس کرتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ماندگی محسوس کرتے ہیں. اس لیے ہم نے پیپلز پارٹی جوائن کی ہے، چونکہ پیپلز پارٹی کے فلسفے کے لوگ ہیں، آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں اور محبت کرتے ہیں بھٹو خاندان سے. جی بالکل، محبت کی وجہ سے پارٹی جوائن کی گئی. سر آپ کیا کہیں گے، آپ نے وزٹ کیا یہاں پر؟ جی آج ہمارا یہ تنظیمی دورہ تھا، ہم آئے ہیں، سردار صاحب کو مبارکباد دی ہے، ویلکم کیا ہے اور انتظامات دیکھے ہیں. الحمدللہ انتظامات بہترین ہیں. جی بالکل، تمام تر جو عہدیداران ہیں وہ انتظامات پور مطمئن ہیں. اور اس والے سے اگر کیمرہ مین آپ کو اس طرف دکھا رہا ہوگا، یہ گراؤنڈ جو ہے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے. 10,000 سے زائد جو ہے کرسیاں لگائی جائیں گی. اور اس والے سے کل بلاول بھٹو زرداری 4 بجے کل کا جلسہ تاریخی ہوگا. زاہد سرفراز آپ کا شکریہ. ناظرین، احمد پور شریف
शर्किया में मेगा सीवरेज लाइन और मुख्तलिफ टफ्टाइल्स मंसूबों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इल्जाम पर इंक्वायरी होगी। इसी पर बात बता रहे हैं आपको। अहमदपुर शर्किया में मेगा सीवरेज लाइन और मुख्तलिफ टफ्टाइल्स मंसूबों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इल्जाम, जिस पर इंक्वायरी होगी। एंटी करप्शन बहावलपुर ने एक्सियन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। सीवरेज और टफ्टाइल स्कीम्स में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इल्जाम है। एंटी करप्शन बहावलपुर का एक्सियन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म, जबकि एक्सियन शफीकुल रहमान पर अहमदपुर शर्किया के मेगा मंसूबों में करप्शन का इल्जाम है। हुकूमती खजाने को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया है। एंटी करप्शन जराये ने ऐसा बताया है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन आबिद इलियास शफीकुर रहमान केस के इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर में सीवरेज और टफ्टाइल स्कीम्स में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का ये इल्जाम है, जबकि एंटी करप्शन बहावलपुर का एक्सियन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। बात करेंगे इसी पर अथर लाशार से। अथर बताएगा, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। जी बिल्कुल ऐसे कि नैब की जानिब से एक लेटर लिखा गया डायरेक्टर एंटी करप्शन को, जिसमें ये कहा गया कि जो अहमदपुर शर्किया में मेगा सीवरेज लाइन थी और मुख्तलिफ टफ्टाइल्स के मंसूबे थे, उसमें नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। एक्सियन पब्लिक हेल्थ इंजीनियर शफीकुर रहमान के खिलाफ इसके ऊपर रेगुलर इंक्वायरी जो है वो की जाए। तो इसके बाद डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर ने बाकायदा रेगुलर इंक्वायरी का हुक्म दिया है और डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन आबिद इलियास को इसका इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया है और तमाम तर चीज़ों को सामने लाने का हुक्म दिया है, क्योंकि इसमें एक मेगा सीवरेज स्कीम थी अहमदपुर शर्किया के अंदर। जब वो फाइनल की गई तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई कि बहुत सारी जगहों से वो सीवरेज लाइन बैठी, उसमें से सीवरेज का पानी गलियों मोहल्लों में तक पहुंचा। तो उसके बाद लोगों ने, वहाँ के शहरियों ने इसके ऊपर दरखास्तें दी, जिस पर नैब ने जो है इसको टेकअप किया और फिर ये एक लेटर लिखा डायरेक्टर एंटी करप्शन को कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू करें। तो डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर ने रेगुलर इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी, इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया गया है। अथर लाशारी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान के तारीखी मकामात को नजरअंदाज किया जाने लगा है। शहर के ऊंचाई पर वाक़या मज़ारात के इर्द गिर्द 4 दीवारी न बन सकी। हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से किए गए वादे धरे के धरे रह गए। बात करेंगे ज़ुहैब गुरबानी से। ज़ुहैब, कहिएगा 4 दीवारी क्यों नहीं बन सकी अब तक? जी बिल्कुल, शाहरुख ने आलम दरबार के पास मौजूद हैं हम, और यहाँ पे दीवार जो है, बाउंड्री वाल जो है, ये नहीं बनाई गई हुकूमत की तरफ से। कई बार वादा किया गया, कमिश्नर साहबान जितने भी आए गुज़श्ता अदवार में वो सारे के सारे वादा करते रहे, लेकिन किसी ने भी बाउंड्री वाल नहीं बनाई। हम बात करें फसीलों की तो ये काफ़ी ऊंचाई है इस शहर की, इस शहर से काफ़ी ऊंची है ये जगह, लेकिन ट्रैफिक को भी नुकसान हो सकता है कि गाड़ी गिर सकती है और लोग यहाँ पे उतरते हुए वो भी गिर सकते हैं, लोगों को मसाइल का सामना होता है। और खूबसूरती जो है वो भी मुतासर की हुई है इसने काफ़ी हद तक। बहुत ऊंची जगह है ये, कई 100 मीटर जो है उस शहर से ऊपर है, लेकिन फसील जो है इस पर नहीं बनाई गई। कई बार वादा करने के बावजूद बाउंड्री वाल नहीं बनाई गई इसके इर्द गिर्द। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, सियाह हैं जो बेसिकली सैर के लिए यहाँ पे आए हैं। कहाँ से आए हैं आप बताइएगा और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में बाउंड्री वाल? जी, हम कसूर शहर से आए हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि ये बाउंड्री यहाँ पे बननी चाहिए, जबकि रात को अंधेरा होता है, ट्रैफिक चल रही होती है, ना तो यहाँ पे कोई लाइटिंग का इंतज़ाम है और ना तो यहाँ पे बाउंड्री बनी हुई है। जब बाउंड्री बनी होगी तो चलने फिरने वाले को मालूम होगा कि यहाँ बाउंड्री है। ज़ायरीन दीवार बताने का मुतालबा कर रहे हैं। सुहेब, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब रकाज़ खान में अरबों रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबे जून 2022 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं रज़ा मलिक। रकाज़ खान में अरबों रुपए मालियत के जो तरक्याती मंसूबे जारी हैं उनकी बरवक्त तकमील के हवाले से कमिश्नर रकाज़ खान डिवीज़न सारा असलम मुतारिका इस हवाले से कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो 136 बेड्स का हॉस्पिटल है और जो जदीद तरीन बस टर्मिनल ज़ेर तामीर है, इन तरक्याती मनसूबों का जो है वो मुआयना किया है, दौरा किया है। तो जी, कब तक ये मनसूबे जो हैं मैम डेट दी गई है मुकम्मल हो सकेंगे और काम की रफ्तार की क्या सूरत हाल? जी, थैंक यू वेरी मच। जी, मेरी कोशिश है कि मैं डेली या एवरी सेकंड डे कोई सरप्राइज़ विज़िट ज़रूर किया करूं और जो हमारे तमाम यहाँ पे इदारे काम कर रहे हैं उनका एक तो मॉनिटरिंग करूं, रिव्यू करूं और उनका पेस ऑफ वर्क जो है, प्रोग्रेस है, उसको देखूं। आज मैंने अभी यहाँ आने से पहले एक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है उसका देखा है, उसकी डिटेल ब्रीफिंग भी ली है और उसमें हमारी कोशिश तो है कि वो 2022 में जल्द अज जल्द वो है कंप्लीट हो जाए और बड़ी तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। 136 बेडेड है और उसमें प्रोविज़न है मज़ीद कोई 33 बेड्स ऐड करने की।
सिविल वर्क्स भी उसके बड़ी तेज़ी से जारी हैं। यहाँ पे ये जो है जनरल बस स्टैंड, ये तकरीबन 327 मिलियन की लागत से बनाया जा रहा है और इसकी भी कंप्लीशन जो है वो जून 2022 तक एक्सपेक्टेड है। और पेस ऑफ वर्क जो है इसका इस वक्त मेरा ख्याल है सेटिस्फैक्ट्री चल रहा है। यहाँ पे हमारे जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट के भी लोग मौजूद हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं। मेरी इनकी तरफ यही रिक्वेस्ट होगी इनसे कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और तेज़ी के साथ इस मंसूबे को काम करें और इससे बहुत बेहतरी आएगी इन दिस एरिया। जी बिल्कुल, बहुत बेहतरी आएगी और काम की रफ्तार न सिर्फ तेज़ करनी है बल्कि क्वालिटी पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मंसूबों की मॉनिटरिंग की जा रही है। रज़ा मलिक, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने विहाड़ी का दौरा किया और DC विहाड़ी मुबीन इलाही के हमरा दही मरकज़ सेहत चक नंबर 56W गए, जहां उन्होंने तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी का खुद जायजा लिया। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का दौरा विहाड़ी। कमिश्नर ने दही मरकज़ सेहत चक नंबर 56WB का दौरा किया है। कमिश्नर मुल्तान ने मरकज़ में तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी का जायजा भी लिया, जबकि कमिश्नर मुल्तान ने मरीजों से तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया है। कमिश्नर मुल्तान इरशाद अहमद ने अद्वियात के स्टोर का भी जायजा लिया। सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत की तरजीह है, कमिश्नर का ऐसा कहना है। आगे बढ़ें, आपको बताएं DPO भक्कर ताहिर रहमान ने थाना दरिया खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया। साइलिन के मसाइल सुने। DPO ने दरखास्तों पर मुतालिका अफसरान को जल्द अज जल्द कार्रवाई करके मसाइल हल करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। मजीद बताएंगे इसी हवाले से असलम खान। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और IG पंजाब राव सरदार अली और रीजनल पुलिस ऑफिसर इशफाक अहमद की खुसूसी हिदायत पर DPO बखर राना तैयब रहमान खान ने SDPO के हमरा थाना सिटी दरिया खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया है। खुली कचहरी का इनेकाद करने का मकसद ये होता है कि उन लोगों तक अपने आप को लेके जाया जाए जो शायद दफ्तर आना मुश्किल समझते हों या जिनको अंदाज़ा ना हो इन चीज़ों का। तो खुली कचहरी में आप देखते हैं कि हम लोगों के केसेस जो होते हैं, अगर किसी को SHO पे ट्रस्ट नहीं है या DSP पे वो समझता है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ऐसे केसेस में अपने दफ्तर में रख लेता हूँ, अपने पास इंक्वायरियाँ लगा लेता हूँ। उसमें जो इस तरह आपने कहा कि फॉलो अप का क्या तरीका है, तो इस तरह के केसेस में हम टाइम लिमिट हर केस को ही देते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन या जिस नोयत का केस हो उस हिसाब से। तो उस टाइम लाइन के बाद हमारे सिस्टम में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है कि इस दरख्वास्त का, इस पेंडिंग रेफरेंस का या इस केस का कोई फ़ैसला नहीं हुआ या कोई जो भी उसका डिस्पोजल था वो नहीं हुआ, तो उसको हम दोबारा चेकअप कर लेते हैं और इंशाल्लाह उन कंप्लेनेंट से भी हम रब्ता कर लेते हैं और सारे केसेस को इस हवाले से हम मेरिट पे यकसू कर लेते हैं। आप बात सुन रहे थे DPO बखर राना तैयब रहमान खान से, अब की उनका ये कहना था कि ये वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और ये पंजाब की खुसूसी हिदायत के मसाइल हल किए जाएंगे। असलम, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं सोशल वेलफेयर ऑफिस में बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का काउंटर कायम कर दिया गया है। तफसीलात बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी सुहेरा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से अवाम की फलाह के लिए जो मंसूबे हैं उन पर काम जारी है। इसी सिलसिले में बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम जो कि हुकूमत पंजाब का एक इनिशिएटिव है कि जिसमें जो नामजद किए गए हैं बुजुर्ग खवातीन उनको माहाना 2000 रुपये अदा किए जाने हैं। इसी हवाले से मालूमाती काउंटर जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कायम कर दिया गया है, जहाँ पर ऑफिसर को भी बिठा दिया गया है। जो भी बुजुर्ग खवातीन हैं जिनको मैसेज करके जो है वो बुलाया जाता है, यहाँ पर वो तमाम तर अपनी दस्तावेज़ात यहाँ पर ला रही हैं और अपना ATM कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात यहाँ पर आसानी लेकर जा सकती हैं। इससे पहले मुल्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो सेंटर बनाया गया था बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का, जो कि रज़ा हाल में वाक़या था। वहाँ पर ख़वातीन के रश की वजह से अक्सर ख़वातीन को, बुजुर्ग ख़वातीन को जो दूर दराज से आती थी, उनको मुश्किल का सामना जो है वो करना पड़ता था। यहाँ पर बुजुर्ग ख़वातीन और बुजुर्ग अफराद के लिए तमाम तर इस काउंटर पर सहूलियात जो हैं वो मौजूद हैं। जी, बुजुर्ग अफराद को ATM कार्ड भी फ्राहम किए जाएंगे। सुहेरा, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ें, आपको बताएं कि डीजे खान में महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो सकी है। अहम खबरें आप जान चुके हैं। रोहिणी स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।